हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। हमने लास्ट वीडियो में आइंस्टीन के कुछ कोफिशिएंट्स देखे थे। हमने एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट को वहाँ डिस्कस किया था। हमने वहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन में भी आइंस्टीन कोफिशिएंट आया था, और फिर हमने वहाँ डिस्कस किया था जो आपके स्टिमुलेटेड इमिशन में भी एक आइंस्टीन कोफिशिएंट आया था। तो इन तीनों कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट हम टेम्परेचर लेते हैं, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर T पर कोई हमारे पास में एक सिस्टम है जो कांस्टेंट टेम्परेचर T पर रखा हुआ है ना, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, और ये सभी के सभी एटम्स जितने भी हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है, और बहुत बड़े सिस्टम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। और ये सारे के सारे एटम्स कैसे हैं, ये आपके जो है थर्मल इक्वालिब्रियम में है। इक्वालिब्रियम, ठीक है, इक्वालिब्रियम में है, थर्मल इक्वालिब्रियम में मौजूद है आपके, बिल्कुल ठीक है ना। मान लेते हैं m, देखो अब अपन एनर्जी लेवल मानते हैं यहाँ पर, तो ये आपका तो होता है, ये लोअर एनर्जी लेवल होता है m, ठीक है, और ये आपका हायर एनर्जी लेवल है n। मान लेते हैं लोअर एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नंबर ऑफ कितने हैं, nm है, और हायर एनर्जी लेवल में अगर कोई एटम्स प्रेजेंट हैं तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जब हम एक वर्णी मतलब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, हम यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, लाइट का फोटोन इंसिडेंट कराते हैं, तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का जब अपन फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी पर, और इंटेंसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है जो आपका ऑप्टिकल जो डेंसिटी होती है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल एनर्जी डेंसिटी यून्यू की होती है। तो यहाँ पर जब अपन कुछ यून्यू ऑप्टिकल डेंसिटी का हम जो है एनर्जी यू होती है, यून्यू एनर्जी का हम जब कोई लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जिसकी एनर्जी डेंसिटी यून्यू है वो ऑपरेट कराते हैं, तो लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट जो एटम्स होते हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं, ये हायर एनर्जी स्टेट में ये पहुंच जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। हायर एनर्जी स्टेट को हमने n लिया है, तो हायर एनर्जी स्टेट n में ये ट्रांजिशन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन के द्वारा बाय एब्सॉर्प्शन m एनर्जी लेवल से n एनर्जी लेवल में, है ना, तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है आपका, तो ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, m एनर्जी लेवल टू n एनर्जी लेवल, है ना। तो यहाँ पर ट्रांजिशन फ्रॉम m टू n हो रहा है, तो m से n में इस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा, है ना, बाय एब्सॉर्प्शन प्रोसेस, है ना, इस एब्सॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके होंगे या नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वे नंबर ऑफ एटम्स जो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा ट्रांजिशन करते हैं m से n में, तो उन नंबर ऑफ एटम्स को हम यहां पर ये कह सकते हैं RMN, उसको नाम दे देता हूं R, कहां से कहां जा रहे हैं, m से n में जा रहे हैं, RMN यही रहेगा, और इजिकल टू कितने, तो nm, नंबर ऑफ एटम्स कितने माने थे मैंने इसमें, nm, है ना, और इनटू साथ में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BMNUV, BMNUV, यून्यू, ऐसे, ठीक है। तो जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है यून्यू एनर्जी डेंसिटी का लाइट ऑपरेट हो रहा है, ये क्या है आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट है, और कौन सा कोफिशिएंट है, एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, nm तो इसमें प्रेजेंट है, बट कौन कौन जाएंगे, जो इन्होंने एब्जॉर्ब की एनर्जी
है ना, तो वो BMN के बराबर होंगे और यू न्यू एनर्जी को फोटोन उन्होंने एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा थ्रू एब्सॉर्प्शन। तो नंबर ऑफ एटम्स जो आपके M से N में जा रहे हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स कुछ इस प्रकार से होंगे। इसको हम लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं और यही आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी आगे जा करके पर यूनिट टाइम के लिए। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है मेरे पास में, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये एटम्स के हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो हायर एनर्जी स्टेट में जब ये एटम पहुंचते हैं और यहाँ पर कुछ टाइम रिवॉल्व करने के बाद वापस से क्या करते हैं, ये फिर से लोअर एनर्जी स्टेट में लौट के आते हैं। तो ये दो टाइप से लौट के आते हैं, एक तो स्पॉन्टेनियसली लौट के आते हैं और दूसरा ये कुछ फोटोन यहाँ चले जाते हैं और इसकी एनर्जी को और इंक्रीज कर देते हैं, मतलब स्टिम्युलेटेड होकर के यहाँ पर लौट करके आते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स, जो नंबर ऑफ एटम्स है आपके, है ना, फ्रॉम कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, M से N में, M to N की बात कर रहा हूं मैं, जो M से N में, ओके, कैसे आ रहे हैं ये, स्पॉन्टेनियस इमिशन के द्वारा, है ना, बाय नंबर ऑफ एटम फ्रॉम M to N बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशंस के द्वारा जो आ रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, तो उनकी क्वांटिटी आपकी हो जाएगी N A N M, यही होगी N A N M। N से M में आ रहे हैं, जहां पर ANM क्या है आपका, ये आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट है आइंस्टीन का, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स NN थे बट सारे लौट के नहीं आए, उसमें से कितने लौट के आए, तो उसको मैंने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। और साथ ही साथ कुछ फोटॉन्स यहाँ पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो स्टिमुलेशन के थ्रू भी यहाँ से कुछ एटम लौट के आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम N to M बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू जो आपके एटम्स आ रहे हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास में कितना, वो हो जाएगा NN BNM NN BN2M और U न्यू, यही तो होगा, क्योंकि मैंने कहा था ये डिपेंड करता है एनर्जी लेवल्स पर और साथ ही साथ जो इंसिडेंट फोटॉन्स के नंबर पर, ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर, बट ये डिपेंड नहीं करता क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, ये सिर्फ एनर्जी लेवल्स पर डिपेंड करता है, इसलिए हमने तीन इक्वेशंस यहां बना ली। तो टोटल कितने आपके एटम्स आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कहां से कहां तक, जो N से M में आ रहे हैं, तो एक कुछ तो आ रहे हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन से, कुछ आ रहे हैं आपके स्टिमुलेटेड इमिशन से। तो नंबर ऑफ एटम्स जो N से M में आ रहे हैं तो उनका नंबर कितना होगा, उसको हम बोल देता हूं RNM। N से M में आ रहे हैं ना, क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये बनेगा आपका NN ANM, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा आपका NN और साथ में कितना है BNM U न्यू, यही होगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई। बट यहां पर ये है कि जितने एटम जाते हैं उतने एटम लौट के भी आते हैं, ये जितने जाएंगे उतने लौट के भी आएंगे, क्योंकि इनका टाइम 10⁻⁻8 सेकंड तक ही होता है, जितने जाएंगे उतने के उतने लौट के वापस से आना ही है लोअर एनर्जी स्टेट में। तो मैं लिख सकता हूं यहां से RMN दैट्स इज इक्वल टू RNM, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, M से N में जाने वाले और N से M में आने वाले। तो इस कंडीशन में हम दोनों को इक्वेट कर दें, तो यहां जब इसको इक्वेट करूंगा तो देखो क्या होगा, ये है आपका NM, ठीक है, और कितना हो रहा है BM से N में और U न्यू है बिल्कुल हमारे पास में, और साथ ही साथ बराबर ये, और इसमें से क्या करूं, चलो मैं रख देता हूं इसको बराबर, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। NN और ANM भी एज इट इज है, और प्लस कितना है NN, है ना, और साथ में कितना है BNM और साथ में कितना आ रहा है U न्यू इसमें आ रहा है। अब हम क्या करें, अब हम यहां से जो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो इस वाले को उठा के इधर ले आऊं मैं, तो क्या बनेगा NM BMN, उसको उठा के इधर ले आता हूं मैं, U न्यू
होगा बिल्कुल ये, और ये उठ किधर आ गया तो कितना हो गया NN BNM, है ना, और साथ में कितना हो गया यहाँ से जो ये बन गया U न्यू, इधर आ गया उठ के ऐसा कैसा ये, और इधर कौन बच गया NN ANM, यही तो बच्चा। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकालें हम? NN BMN में कॉमन BNM कॉमन निकाल लेता हूँ। तो NN BNM ये मैं कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, इन दोनों में से कॉमन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा ये NM, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा NN, क्योंकि NN तो था ही नहीं ना इसमें। फिर क्या बचेगा BMN है, क्या इसमें BNM था? नहीं था, तो यहाँ से BNM भी इसके डिनोमिनेटर में आएगा कॉमन निकालने पर। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा आपका NN BNM और साथ में -1, और साथ में U न्यू को भी तो कॉमन निकाल लूँ मैं, तो U और न्यू इसको भी कॉमन निकाल लिया। कितना बच गया? NN ANM बच गया। NN से ये NN कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ से U न्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो U न्यू दैट्स इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका? उधर कौन है आपका? देखो मैं इसको इस प्रकार लिख दूँ, इसको मैं उसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ANM ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, और डिनोमिनेटर में BNM इसको मैंने साथ साथ लिख दिया, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ही ना, ये कितना हो जाएगा? ये भी उसके डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या हो जाएगा ये बन जाएगा NM अपॉन में NN माइनस का BMN अपॉन में BNM इंटू है ये, और माइनस का 1, और ये किसके बराबर हो जाएगा? कौन बचेगा? U न्यू हमारे पास में यहाँ बचेगा। इक्वेशन नंबर 5 आ गई आपके पास में। ये पांचवी इक्वेशन मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। अब हमें कहते हैं फ्रॉम मैक्सवेल वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स। अब मैक्सवेल वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? जो मैक्सवेल है ना वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे आप। यहाँ पर ये मैक्सवेल वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो मैक्सवेल वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात करते हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर हमने लिया है, शुरू में बोल दिया कांस्टेंट टेम्परेचर है और थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है? किसी भी ई एनर्जी लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, है ना, ई एनर्जी लेवल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये नंबर ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं ई की पावर ऑफ माइनस ई अपॉन में KT, ई की पावर ऑफ माइनस का ई अपॉन में KT। ये मैक्सवेल वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स कहती है, जिसको आप क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि किसी भी यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि कोई भी सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर मैक्सवेल वोल्टेजमैन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे किसी स्टेट में, वो ई की पावर ऑफ माइनस ई अपॉन में KT के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर ई एनर्जी लेवल है और K बोल्टेजमान कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ, देखो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके 100, यहाँ से मुझे NM की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो NM इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे? नंबर ऑफ एटम्स इन दिस स्टेट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर नंबर ऑफ ये हो जाएगा ई की पावर ऑफ माइनस का EM अपॉन में KT। भाई इसकी एनर्जी कितनी है? EM ही तो मानी है मैंने mth लेवल की, एंड जो n होगा ना वो कितना होगा? E की पावर ऑफ माइनस का EN अपॉन में KT, यही होगा। इन दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड करते हो कि मुझे NM अपॉन में NN की वैल्यू निकालनी है। तो दीज इंप्लाइज, जब दोनों को डिवाइड करूंगा मैं, तो NM अपॉन में NN दैट्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? तो E की पावर ऑफ माइनस का EM अपॉन में KT, और डिनोमिनेटर में E की पावर ऑफ माइनस का EN अपॉन में KT, यही होगा। ठीक है, इसको हम उठा के ऊपर ले जाए तो ऊपर जाने पे क्या होगा? ये बन जाएगा आपका NM अपॉन में NN होगा, दैट्स इज इक्वल टू, देखो जरा E की पावर ऑफ, देखिए ये उठ के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन KT भी कॉमन निकाल दूं, तो मैं इसको लिख दूं EN माइनस EM और 1 अपॉन में KT कॉमन निकाल लिया इसमें से मैंने, देखे जरा 1 अपॉन KT दोनों में से कॉमन निकाले, यू पर प्लस का हो गया और माइनस का है इसे।
और ई एन माइनस ई एम ये क्या होता है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस, ई एन माइनस का ई एम, और ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी जो फोटोन इंसिडेंट एनर्जी उसके एच न्यू के तो इक्वल होगा, भाई दोनों एनर्जी लेवल किसके इक्वल होगा, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के, तो एच न्यू के इक्वल होगा, तो यहां रख दूं तो एन एम डिनोमिनेटर में एन एन दैट्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ई की पावर ऑफ एच न्यू अपॉन में कितना हो जाएगा ये के टी, ये वैल्यू निकाल ली। इसको मैं पुट कर देता हूं, पुट दीज एबव इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 5, इसमें पुटअप कर रहा हूं मैं इसको, तो क्या है ये हमारे पास यू न्यू मौजूद है, बिल्कुल है, दैट्स इज इक्वल टू ये कौन है, ए एन एम अपॉन में बी एन एम, यही है, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, एन एन अपॉन में ये, और इसलिए क्या रख दो, ई की पावर ऑफ एच न्यू अपॉन में के टी है बिल्कुल, और साथ में कितना है इनटू, तो ये बी एम एन है, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, बी एन एम है, और ये -1 है, और ये ब्रैकेट इसका क्लोज हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6 मेरे पास में, छठी इक्वेशन आ चुकी है। तो इस तरह सॉल्व हो गया ये पूरा, है ना। अब हम इसको ये कहें कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होती है, ये प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूला, फ्रॉम प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, ये भी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में शुरू में ही है। तो फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला, जो प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला होता है, रेडिएशन फॉर्मूला मतलब प्लांक ने भी कहा था यहाँ पर कि जो आपका अगर कोई भी सिस्टम है कांस्टेंट टेम्परेचर पर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस समय जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसकी प्लांक के बेस पर, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है ये प्लांक ने निकाली थी, और ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है ये होती है 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू, 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू, है ना, और डिनोमिनेटर में ये बन जाता है कितना, ई की पावर ऑफ एच न्यू अपॉन में के टी -1। ये किसने कहा था आपका, जब प्लांक ने रेडिएशन फार्मूले में इस चीज को कहा था, और साथ में यहां पर अपॉन में सी क्यूब भी आगे आएगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 7 हो गई मेरे पास में। अब 6 और 7 को अगर कंपेरिजन करते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 को हम कंपेयर कर देते हैं। तो 6 और 7 को कंपेयर करने पर क्या मिलता है, देखिए कंपेयर कर देता हूं मैं 6 और 7 को, इसको यहां साफ कर देता हूं, ये वाला, ठीक है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, जब 6 एंड 7 को मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं, है ना, 6 और 7 को मैं कंपेयर करता हूं, तो 6 और 7 को कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है मुझे, तो 6 और 7 को कंपेयर करने पे देखो यू न्यू के बराबर ए एन एम अपॉन में बी एन एम, ए एन एम अपॉन में बी एन एम, यही है। ये क्या है, ए एन एम क्या था आपका, ए एन एम था आपका जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट, और बी एन एम क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट, इन दोनों का रेशियो, और ये किसके इक्वल आएगा, ये हो जाएगा इस क्वांटिटी के इक्वल, मतलब 8 पाई एच न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन में सी क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ देखें तो यहां पर ये 1 ये ई की पावर ऑफ एच न्यू अपॉन के टी, ई की पावर ऑफ एच न्यू अपॉन के टी, मतलब इसके साथ में 1 है, तो बी एन एम बी एम एन अपॉन में बी एन एम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या ये 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो कुछ है ही नहीं है, तो कैंसिल हो गया, बी एन एम ये 1 है, तो बी एन एम इज इक्वल टू बी एन एम इज इक्वल टू बी अपॉन बी एन एम इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 9 आ जाती है। तो ये नवी इक्वेशन मेरे पास में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, या बी एन एम इस बी एम एन के बराबर होगा। अब इससे अपन कुछ रिजल्ट्स कह सकते हैं, क्या रिजल्ट्स कह सकते हैं, हम यहां से रिजल्ट कह सकते हैं, पहला रिजल्ट तो मुझे यही मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि यहां से बी एम एन एक तो बी एन एम के इक्वल है, पहली चीज, और साथ में कभी भी यहां पर हम ये कहें तो यहां से बी एन एम इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी एन एम इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसके 0 होते ही
ये वाली टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी और ये पॉसिबल नहीं, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि एन से ये बी एन एम क्या था आपका, स्टिमुलेटेड इमिशन था, है ना, मतलब कि यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन कॉफिशिएंट और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पर जब ये फोटोन आएगा तो यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट में से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर स्टिमुलेटेड इमिशन भी पॉसिबल है। ये कंडीशन यहाँ पर ये कहती है। सेकंड कंडीशन की हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में हमें यहाँ पर ये मिल रहा है कि यहाँ हम कह रहे हैं बी एन एम इज इक्वल टू बी एम एन, ये मुझे मिल ही रहा है, यहाँ पर ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी एन एम क्या था आपका, बी एम एन क्या था, ये था आपका एब्सॉर्प्शन के थ्रू एम से एन में, और बी एन एम क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू। इस मतलब कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन बिल्कुल भी ना हो और जितने भी एटम्स ऊपर गए हैं एम से एन में वापस से एन से एम में लौट के आ जाए, किस इमिशन के थ्रू, स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू लौट करके आ जाए। थर्ड रिजल्ट में हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपका जो ए एन एम है अपॉन में बी एन एम है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, मतलब फ्रीक्वेंसी के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फ्रीक्वेंसी ये है आपकी, है ना, अपॉन में एच लिया होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी लेवल्स के बीच डिफरेंस यहां पर बढ़ जाता है तो एनर्जी लेवल के बीच डिफरेंस बढ़ जाने से क्या हो जाता है कि यहां पर ये बढ़ेगा तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है कि आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो यहां पर इंक्रीज हो सकता है। अगर एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के ज़्यादा होने से ये तो इमिशन आपका कम हो जाएगा, बट ये इमिशन क्या होगा आपका स्पॉन्टेनियस, ये इंक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इस तरह से इसके रिजल्ट्स को कह सकते हैं। अगेन अब हमारे पास में क्या है कि भाई मैंने ये कहा था, भाई ये क्या कहा था मैंने, क्या मैं इसको पी एन एम भी लिख सकता हूँ, इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों, नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम एम टू एम बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन, मतलब पर यूनिट टाइम की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, तो पर यूनिट टाइम के लिए यहां पर यही हो रहा है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये प्रोबेबिलिटी तो है एक तरह से कि नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं मैं पर यूनिट टाइम में, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी बनती है। तो मैं यहां से इसको लिख दूं इस प्रकार से कि आपका जो पी एन एम है वो पी एन एम किसके इक्वल है, ये इक्वल है एन एन और ए एन एम के इक्वल है बिल्कुल। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू चीज हो रही है वो मैंने लिख दी, है ना, सेल्फ। और पी एन एम क्या हो रहा है आपका, देखो पी एन एम ये क्या है, इसको मैं लिख देता हूं यहां से, ये आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा है, एस पी लिख देता हूं चलो इसको, ठीक है। और अब मैं लिखता हूं पी एन एम, पी एन एम प्रोबेबिलिटी है, और कौन सी प्रोबेबिलिटी है, ये आपके जो है स्टिमुलेटेड, तो एस टी कर देता हूं इसको, स्टिमुलेटेड। तो स्टिमुलेटेड के थ्रू क्या बन रहा है, ये बन रहा है एन एन बी एन एम और साथ में यू न्यू, यही तो बन रहा है इक्वेशन नंबर 10 एंड इक्वेशन नंबर 11। अब मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो पी एन एम कहां पर, स्पॉन्टेनियस अपॉन में पी एन एम, और ये क्या आ रहा है आपका स्टिमुलेटेड, तो दैट्स इज इक्वल टू, इन दोनों से डिवाइड से कट जाएगा ये, और ए एन एम, है ना, और अपॉन में बी एन एम यू न्यू, यही तो यहां पर बचता है, और ए एन एम अपॉन में बी एन एम यू न्यू, है ना, ये बच जाता है हमारे पास में। अब यू न्यू की वैल्यू हम यहां पर पुटअप कर दें, यू न्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, वो रही यू न्यू की वैल्यू ये वाली, ये फ्रॉम इक्वेशन 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 जब मैं इसकी वैल्यू यहां पुटअप कर रहा हूं तो दैट्स इज इक्वल टू, देखो ए एन एम अपॉन में बी एन एम और ए एन एम अपॉन में बी एन, ये बटे में आएगा तो ये से ऐसा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा इसके बटे में ये, मतलब ये बटे का बटे कहां चला जाएगा आपका, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ई की पावर ऑफ एच न्यू अपॉन में के टी, और बी एम एन अपॉन में बी एन एम माइनस 1, ये कंडीशन मेरे पास में यहां पर आती है। अब अगर मैं यहां पर ये कहूं कि अगर आपका एच न्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के टी, जब एच न्यू के टी से बहुत बहुत ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू इस एक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, एच न्यू इज वेरी ग्रेटर देन के लिए यहां पर जो सेल्फ इमिशन हो रहा है ना, मतलब देखो जब एच न्यू इज वेरी ग्रेटर देन के टी तो ये एक से ज्यादा, ये ज्यादा, तो इसके जस्ट सामने कौन है, पी एन एम, मतलब पी एन एम जो हो रहा है स्पॉन्टेनियस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन
Pn से m में स्टिमुलेटेड के कंपैरिजन। मतलब आप इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है तो आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन स्टिमुलेटेड इमिशन की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है आपकी, ये प्रोसेस पाई जाती है किसमें, न्यूक्लियर ट्रांजिशन में और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। जब भी न्यूक्लियर ट्रांजिशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उसमें ये वाली कंडीशंस पाई जाती है। और Hν जब वेरी वेरी लेस देन kT होगा तो इस कंडीशन में ये टर्म लगभग नेग्लिजिबल होगी उसके कंपैरिजन में। तो उस कंडीशन में नेगेटिव साइन आएगा, बट नेगेटिव साइन को नेग्लिजिबल मान के मैं लिख सकता हूं कि Pnm spontaneous is very very less than Pnm stimulated इमिशन से। तो इस समय स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत बहुत ज़्यादा होगा और ये कंडीशन हमारे काम में आती है मेजर के जो है यहाँ पर प्रिंसिपल में, है ना। मेजर के प्रिंसिपल में काम में आते हैं लेज़र एंड मेजर। मेजर लेज़र पहले आई हुई डिवाइस है ये, और इसका पूरा नाम होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है। लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, तो लेज़र की फुल फॉर्म यहाँ पर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होती है लेज़र की फुल फॉर्म, ये होती है लाइट। देखो आप अच्छे समझ जाओगे क्या हो रहा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए आपको पहले नाम नहीं बताया था इसका मैंने, एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है लाइट का, देखो बिल्कुल हो रहा है, एम्प्लीफाइड हो रहा है लाइट इस स्टेट में आकर के। और कैसे हो रहा है, बाय स्टिम्युलेटेड हो रहा है, स्टिम्युलेटेड इमिशन। यहां से इमिशन तो हो रहा है, बट ज्यादा ज्यादा इमिशन कौन सा हो रहा है, स्टिम्युलेटेड इमिशन हो रहा है। मतलब हायर स्टेट में आपका एटम है और हायर स्टेट में हम इसके ऊपर इसी एक कोई एनर्जी Hν का फोटोन ऑपरेट करते हैं, तो यहां से आपका इमिशन तो होता है, बट ये इमिशन कैसा है, आपका स्टिम्युलेटेड इमिशन है ना। और क्या हो रहा है, इस समय लाइट एम्प्लीफाइड हो रहा है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो इसको लेजर की फुल फॉर्म होते हैं एल, ये कैपिटल ए बोल देता हूं, LAS, इसको कैपिटल ई कह देता हूं E, और बाय रेडिएशन। रेडिएशन, क्या आप रेडिएशन डाल रहे हो, बिल्कुल डाल रहे हो। इस रेडिएशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन करवा रहे हैं। और स्टिमुलेटेड इमिशन करवा के लाइट का क्या करवा रहे हैं, इस लाइट का जो निकल रहा है यहाँ से उसका एम्प्लीफिकेशन करवा रहे हैं। तो ये आपका R बन जाएगा। तो LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। प्रकाश के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, और यही लेजर का आपका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां देखा, हमने ये कहा कि एटम यहां होता है, एनर्जी कंज्यूम करता है और एब्सॉर्प्शन के थ्रू यहां चला जाता है। यहां पर ये बहुत लोअर टाइम में रुकता है और वापस से नीचे लौट के आ जाता है, ये इस स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू। बट हम ऊपर स्टेट में ही एटम है और हम इसी कंडीशन में Hν एनर्जी का कोई रेडिएशन क्या कर दें, इसके ऊपर ऑपरेट कर दें, तो इससे क्या होगा कि ये से इंसिडेंट करेगा, और जिस एनर्जी का ये रेडिएशन है ना जो आ रहा था, तो जब ये एटम अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो ये भी Hν एनर्जी का ही फोटोन इमिट कर देगा। तो ये दोनों फोटोन कैसे हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यहां पर बनेंगे। ये तो मैंने एक की बात करी, बट बहुत सारे फोटोन, नंबर ऑफ फोटॉन्स इसके ऊपर डाल देता हूं मैं। तो उस कंडीशन में यहां पर यदि ये H सबकी एनर्जी लेवल सेम है तो यहां से भी क्या होगा, निकलने वाले जितने भी सारे एटम्स नीचे आएंगे और सारे के सारे बहुत सारे Hν को फोटोन को इमिट आउट करेंगे और सबकी एनर्जी इक्वल होगी, और ये कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मुझे यहाँ पर मिलेगा, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। लेज़र का यूज़ आगे बहुत जगहों पर किया जाता है आज के टाइम में, ठीक है ना। तो उन जगहों पर जहाँ जहाँ हमें एक बीम की ज़रूरत है, लाइट बीम की, लेज़र बॉम्ब भी होते हैं आपके। लेज़र का यूज़ बॉडी में जो ट्यूमर को सॉल्व करने के लिए किया जाता है ना। और यहाँ पर लेज़र का यूज़ बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो आपकी वॉल्स होती हैं उनको काटने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से इस लेज़र को हम अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इस लेज़र को हम जो है एज ए लेज़र बॉम्ब, हम एज जो है यहाँ पर जो है बॉम्ब की तरह इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ लेज़र बहुत हाई इंटेंसिटी की रेज होती है ये, और यहाँ पर इस तरह से स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू इस लेज़र रेज को बनाया जाता है।